हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने कल समाज, राजनीति, धर्म, इन सारे अर्थव्यवस्था, इन सारे पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने व्यापार पर डिस्कशन शुरू किया था, लेकिन तय किया था कि आज के वीडियो में इसको पूरा करेंगे। हम लोग आज व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग एवं शिल्प, नगर नियोजन, लिपि और पतन, जहाँ तक संभव हो सकेगा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य हम लोगों ने कल देखा था कि व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मुख्यतः दो पे यानी कि दो खंड में विभाजित था। एक आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य। एक आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता की का पूरा भौगोलिक क्षेत्र था, उसके अंदर जो गतिविधियां होती थीं व्यापार के लिए, उसके लिए आंतरिक व्यापार में जितनी भी बातें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण था। जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जितनी पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं, उससे आंतरिक व्यापार कितना फला फूला था इसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो हड़प्पा में या फिर मोहनजोदड़ो में या फिर अन्य जगहों पर अन्नागार मिला है और उस अन्नागार में अन्न को स्टोर करके, खाद्यान्न को स्टोर करके रखा जाता था। अर्थात वह जो अन्न होते थे वो कहीं न कहीं से उसको लाया जाता होगा उसको, और जब भी कहीं से लाया जाता होगा यानी कि रूरल एरिया से लाया जाता होगा, ग्रामीण क्षेत्र से लाया जाता होगा, तो उसको जो लाया जाता होगा वह किस तरीके से लाया जाता होगा, या फिर चनुदरों में या अन्य जगहों पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं या अन्य और उद्योग धंधे से जुड़ी हुई चीज़ें मिली हैं, तो उसके लिए जो कच्चा माल आता होगा कहीं से आता होगा और वह भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से आता होगा, तो वह कैसे आता होगा, इन चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करना है, मुख्यतः फोकस करना है। तो यह जो चीज़ें आती होंगी इसके लिए मुख्यतः उस समय में बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। यानी कि उस समय तक हम लोग देखे थे कि नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हो चुका था और इन लोगों को पहिया की जानकारी थी, और इससे ये लोग गाड़ी का शेप दे करके और माल की ढुलाई करते होंगे। हम लोग यही अंदाज़ा लगा सकते हैं और यही अंदाज़ा लगाया जाता है, जो हमारे हिस्टोरियन ने अंदाज़ा लगाया हुआ यही। तो इस तरीके से जो इसका आंतरिक व्यापार था, कहा जाता है कि वह सुदृढ़ अवस्था में था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी उसका साइट मिला है उसमें एक रूपता मिली है, और यह बगैर व्यापार के उन्नत अवस्था यानी कि आंतरिक व्यापार के उन्नत अवस्था में हुए बिना ऐसा संभव नहीं था। तो ये आपका आंतरिक व्यापार है। आंतरिक व्यापार में जितना भी यानी कि खाद्य सामग्री से लेकर के जो रॉ मटेरियल्स, जो उद्योग धंधे के लिए जो लाए जाते थे, ये सब आंतरिक व्यापार के तहत आते हैं। हम लोग यहाँ पर में आंतरिक व्यापार और इसके बाद बाह्य व्यापार यानी कि विदेशों के साथ, यानी कि विदेशी धरती पर जो हड़प्पा सभ्यता के संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। हमने कल बताया था कि खास करके मेसोपोटामिया का दोनों भाग, उत्तरी और दक्षिणी था, और दोनों भाग के साथ इसका व्यापार होता था। फारस के साथ व्यापार होता था, अर्थात आज का जो ईरान है उसके साथ व्यापार होता था। सोवियत, आज का जो सोवियत और उसका जो तुर्कमेनिया का पार्ट है उसके साथ व्यापार होता था। और जो बाह्य व्यापार होता था उसका जो साधन था वह जल के द्वारा, यानी कि जो जल परिवहन होता था, आज जो हमारे पास जल परिवहन है उसी के आधार पर वहाँ भी बाह्य व्यापार को अंजाम दिया जाता था। उसके लिए ढेर सारे बंदरगाह का भी हम लोगों को प्रमाण मिला है, जैसे लोथल इंडिया में, सुतकागेंडोर पाकिस्तान में, या फिर डाबरकोट, बालाकोट, प्रभास पाटन, देवी पाटन, ये सारे ऐसे जगह थे जो उस समय इंडिया के फेमस बंदरगाह थे, और इसी बंदरगाह से होकर के विदेशी धरती के साथ हमारा व्यापार यानी कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया और भारत के बीच जो मध्यस्थ बंदरगाह की भूमिका निभाता था वह दो बंदरगाह था, वह था एक दिलमन और एक माकन, जिसमें दिलमन की पहचान आज का जो बहरीन द्वीप है उसके साथ किया जाता है। अब बाह्य व्यापार में मुख्यतः क्या होता था, बाह्य व्यापार में किन सामग्रियों का, हम लोग जानते हैं कि व्यापार दो चीज़ पे निर्भर करता है, एक
आयात पर और दूसरा निर्यात पर। किन चीज़ों का आयात किया जाता था और किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था। तो भारत में जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थीं, खास करके इसमें जितना भी महत्वपूर्ण धातु थे, जैसे सोना, चांदी, टीन, ये सब आयात किए जाते थे। माणिक्य, लाजबर्ग, ये सब आयात किए जाते थे। और हमारे भारत से खास करके हाथी दांत, कपड़ा यानी कि कपास, सबसे पहले कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में ही कपास को सबसे पहले खोजा गया, उसका आविष्कार किया गया। तो सूती वस्त्र, हाथी दांत या और इस तरीके का जो पॉटरी था, हम लोग आगे देखेंगे उद्योग और शिल्प में पॉटरी, इन सारे चीज़ों को का मतलब यहाँ से निर्यात किया जाता था। यहाँ से निर्यात की जाने वाली ये सब वस्तुएं थीं और वहाँ से आयात की जाने वाली जो हमने बताया बहुमूल्य धातुएं या और जो अन्य धातुएं थीं, उसका वहाँ से यानी कि विदेशों से उसका आयात किया जाता था। तो इस चीज़ को हम लोग व्यापार के तहत रखेंगे, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। हम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतना कुछ बोल देते हैं जिसका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा उसका मतलब ना हो, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से इसको देखते हैं तो फैक्ट्स आपके दिमाग में रहेगा और कभी बाहर नहीं निकलेगा। और कभी मौका मिलेगा आप लोगों को कुछ बेहतर आगे करने का, तो शायद आपको ये आज का पढ़ा हुआ आगे काम आएगा। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलेंगे, उद्योग एवं शिल्प। उद्योग और शिल्प ये दो ऐसा चीज था जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने अपार ख्याति अर्जित की थी। उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी, कहा जाता है कि उसमें इसका स्थान अव्वल था और वह उद्योग एवं शिल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता था। उद्योग एवं शिल्प, उद्योग के बारे में हम लोग जानते हैं, उद्योग और शिल्प को एक ही साथ लेकर के चलेंगे। उद्योग में जैसे कि हम लोगों के यहाँ कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं जिसमें से ढेर सारी चीज़ों का निर्माण होता है, उसी संदर्भ में हम लोग इसको भी यहाँ देखेंगे। यहाँ पर उद्योग से जो मुख्यतः मतलब है वह है मनका उद्योग, यानी कि आपका चंदरों में एक मनका बनाने की फैक्ट्री मिली थी, फैक्ट्री टाइप का, उसमें मनका बनाया जाता था। सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लें कि मनका क्या होता था। मनका मिट्टी का भी बना हो सकता था, कांसा का भी बना हो सकता था, अन्य चीज़ों का भी बना हो सकता था। मनका एक्चुअली गोल या बेलनाकार शेप का होता था और उसके बीच में पूरा एक होल बनाया जाता था, छेद बनाया जाता था, जैसे माला की जो मोती होती है उस तरीके से। और उसका इस्तेमाल वो लोग संभवतः माला के लिए या अन्य किसी खास प्रयोजन के लिए जो लोग चाहते होंगे उसके लिए उसका वो इस्तेमाल करते थे। तो मनका था या फिर अन्य जैसे पॉटरी था। पॉटरी, यहाँ का जो पॉटरी है वो काफ़ी सादा किस्म का है। उसमें चिकनी लाल मिट्टी पर काला रंग का पट्टी दिया जाता था और उसको पॉटरी यानी कि जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं या अन्य खाना बनाने की सामग्री, हम लोग आज स्टील है या अन्य चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय ज़्यादा जो पॉटरी बनाए जाते थे वो मिट्टी से ही बनाए जाते थे। हम लोग की दादी तक कहा करती थी कि हम लोग मिट्टी के बर्तन में, यानी मिट्टी के बर्तन में ही चावल बनता था, मिट्टी के ही बर्तन में रोटी बनता था। तो इस तरीके से उस समय मिट्टी यानी कि मिट्टी के पॉटरी बनाए जाते थे जो सादे किस्म के थे। और ये उद्योग फिर वहाँ पर में आभूषण, जो आभूषण लोग पहना करते थे, हम लोग देखें कि वो लोग सोना का भी आभूषण इस्तेमाल करते थे, चांदी का भी करते थे, मिट्टी का भी करते थे, सीप का भी करते थे, शंख का भी करते थे। और ये सब चीज़ विदाउट टेक्निक, विदाउट शिल्प यह सब कुछ भी संभव नहीं था। और इसे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ का जो शिल्प, वहाँ का जो तकनीक था वह काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुँच चुका था। हमने आप लोगों को कहा था, कल बताया था कि इस एज को हम लोग कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें एक तरफ तांबा होता है और दूसरे तरफ टीन होता है। जो इसमें टीन की मात्रा होती है, तांबा प्रमुख होता है, तांबा की ज़्यादा मात्रा होती है और टीन का 11% तक, यानी कि 11% से थोड़ा कम हो सकता है लेकिन 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और दोनों को मिलाने से एक अलॉय बनता है जिसको हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग करने वाले सबसे पहले ये लोग थे इंडिया के अंदर, हड़प्पा वासी लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जिन्होंने कांसा का आविष्कार किया था। और इसी कांसा के आविष्कार के चलते ये लोग काफ़ी आगे तक गए थे। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन ये लोग कांसा को बनाना सीख गए थे क्योंकि तांबा से पहले से ही परिचित थे। और ये टीन खास करके
इन अफगानिस्तान, इन सारे जगहों से टीन का आयात किया जाता था, इंडिया में आयात किया जाता था, क्योंकि टीन जो था खास करके यहाँ पर मिले। तांबा आपके राजस्थान में, राजस्थान का आज भी क्षेत्रीय है। हमने आप लोगों को ताम्रपाषाण काल में आहार बताया था, आहार संस्कृति, उसको तांबावती भी कहा जाता है। वहाँ पर भी तांबा का बहुत बड़ा जखीरा मिलता है। तो तांबा तो हमारे यहाँ उपलब्ध था, लेकिन टीन बहुत आयात में उपलब्ध नहीं था और इसका हम लोग आयात करते थे। अब हम लोग समझ सकते हैं कि आयात का क्या महत्व था हड़प्पा संस्कृति को आगे करने में। तो ये सारी चीज़ें उद्योग एवं शिल्प में आई। फिर मोहनजोदड़ो से लगभग पूरे हड़प्पा सभ्यता से 2000 मुहर की प्राप्ति हुई है। उसमें से अकेले मोहनजोदड़ो से 500 मुहर की प्राप्ति हुई है। तो मुहर का निर्माण, मृण मूर्ति अर्थात हमने बताया था आप लोगों को कि जो मिट्टियों को पकाया जाता था और उस पर जो चित्र का अंकित किया जाता था या अन्य धातुओं पर भी, उसको हम लोग मृण मूर्ति के नाम से जानते हैं। जैसे मातृ देवी, जैसे योगी की प्रतिमा, तो ये सब आपका मृण मूर्ति में। तो इन सारे चीज़ों का, इतने सारे चीज़ों का वहाँ पर में उपयोग किया जाता था या फिर इसको खोजा गया था। तो हम लोग सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का उद्योग और शिल्प उन्नत अवस्था में था। आज के दृष्टिकोण से उन्नत अवस्था में था। आज से लगभग 2300 साल उधर और 2000 साल इधर, लगभग 5000 साल पहले उन लोगों ने इतनी प्रगति की थी। हमारे एक तरीके से हम लोग तो अपना पूर्वज, हम तो कहते हैं हमारे पूर्वजों ने इतनी अधिक तरक्की की थी। तो ये आपका आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, इसके बाद उद्योग एवं शिल्प, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम लोग फटाफट नगर नियोजन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नगर नियोजन के बारे में कहा जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनमोल विशेषता है, जिसके कारण इसको इतनी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद जब वैदिक सभ्यता आप देखेंगे तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन ये लोग पहले के थे, अपेक्षाकृत पहले के थे, लेकिन इन लोगों ने एक इतिहास रच दिया था और वो जो हुआ था वो नगर नियोजन के लिए हुआ था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्नूदरो, कालीबंगा, इन सारे जगहों से नगर के अवशेष मिले हैं, नगर के होने के अवशेष मिले हैं। नगर की परिभाषा दी जाती है, आजकल जो नगर की परिभाषा दी जाती है वो ये है कि नगर उसको कहते हैं जहाँ की लगभग आबादी 75% से ऊपर की आबादी कृषि कर्म में संलग्न न हो, यानी कृषि कार्य ना करती, जहाँ पर में प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि वहाँ से प्रशासनिक व्यवस्था का आगाज किया जाता हो, संचालन किया जाता हो, इसको हम लोग नगर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर में दुकान हो या कल कारखाने हो, इसको हम लोग नगर के नाम से जानते हैं। तो इसी विशेषता को लिए हुए नगर और नगर नियोजन। अब नगर का नियोजन, प्लानिंग, नियोजन शब्द का जो यहाँ पर में अर्थ लिया जाता है, ये अंग्रेजी में इसको प्लानिंग कहते हैं। हम लोग कोई भी काम, जैसे पढ़ाई करते हैं, अगर हम लोग प्लान वे में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग कम पढ़ के भी सफलता पाते हैं, अधिक सफलता पाते हैं। और अगर हमारे पास एक अच्छा प्लानिंग नहीं होता है तो हम लोग ज़्यादा भी पढ़ते हैं तो उससे हम लोगों को जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती। तो नगर नियोजन यानी कि नियोजित रूप से शहरों को एक आकार दिया गया था। जैसे आज आपका चंडीगढ़ है, जैसे आज आपका जयपुर है, ये सब प्लान्ड सिटीज़ हैं। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जितना भी नगर था वह नियोजित, यानी कि नियोजित, हम लोग देखेंगे नियोजित किस संदर्भ में हम लोग इसको नियोजित करते हैं। जितने भी मकान मिले हैं मोहनजोदड़ो में या उनका जो पूरा का पूरा विन्यास देखा गया है, उसमें ये देखा जाता है कि वो लोग एक समुचित दूरी पर, यानी कि समुचित दूरी का पालन करते हुए, जिसको हम लोग ग्रिड पद्धति कहते हैं, एक विशेष ज्यामितीय संरचना का अनुपालन करते हुए घरों का निर्माण किया गया था। जो घर होते थे वो सामान्यतः 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे। घरों के बीच में एक आवश्यक दूरी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में एक विशेष बात ये देखने को मिली है कि जितने भी उसके घर थे, यानी कि जितने भी घर थे, उसका जो दरवाजा होता था, दरवाजा गली की, यानी कि जो पीछे का भाग होता था उसके तरफ खुलता था। आज हम लोगों का जैसे घर होता है उसका दरवाजा हम लोग सड़क के किनारे, यानी कि सड़क की ओर करके रखते हैं, वहाँ पर में वैसा नहीं था, वो अपोजिट करके होता था। एक लोथल ऐसा जगह मिला है जहाँ पर में इसका अपोजिट था, यानी कि जैसे हम लोग बनाते हैं मुख्य जो हम लोगों का दरवाजा होता है वो सड़क की ओर होता है, वही लोथल में था। लेकिन अन्य जगहों पर अमूमन जितने भी शहर वहाँ के नगर मिले हैं वो इसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो उनका मुख्य द्वार होता था, निकलने का रास्ता होता था, वो
बैक साइड से होता था। इसके बाद सड़कें, जो सड़कें होती थीं वो चौड़ी भी होती थीं और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था। इसके बाद नालियों की समुचित व्यवस्था की गई थी, यानी कि घर के किनारे जो सड़क होता था और सड़क के किनारे दोनों के बीच में नाली का निर्माण किया जाता था। हम लोग आज भी इस समस्या से, आज हिंदुस्तान जब कहा जाता है इतना आगे बढ़ गया, फिर भी हम लोग इस समस्या से निजात नहीं पा सके। हम लोग अच्छा अच्छा घर बना लेते हैं, लेकिन इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। लेकिन उस समय के लोगों ने इसको आवश्यक समझा था, एक आवश्यक चीज़ बना लिया था इसको। एक तरीके से ये सार्वजनिक हाथ में था और नालियाँ बनाई जाती थी, वो भी नालियाँ चौड़ी नालियाँ बनाई जाती थी, जिसमें घर का जितना भी गंदा पानी अपशिष्ट मल होता था वो सब नाली में आ जाता था और नाली को बड़े बड़े पत्थर से या ईंटों का निर्माण करके उसको ढक दिया जाता था। इतना एहतियात बरता जाता था। तो नालियों का निर्माण, मोड़ियों का निर्माण, चौड़ी सड़क। और चौड़ी सड़क, एक बात यहाँ पर में ध्यान रखें कि जो जितनी भी सड़कें होती थीं उस समय पाई गई हैं, लगभग सड़कें कच्ची थीं, लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो मुख्य सड़कें थीं वो पक्की सड़कें थीं। यहाँ भी आप देखेंगे, जैसे आज हमारे यहाँ एक हैदराबाद है तो दिल्ली है, तो दूसरी तरफ अपना पटना भी है। तो कहने का मतलब अंतर देखते हैं, दिल्ली कुछ अलग रौनक लिए हुए होता है, पटना कुछ अलग रौनक लिए होता है। पटना है, फिर समस्तीपुर आ जाइए तो उसका एक अलग ही नज़ारा है, समस्तीपुर के बाद दलसिंहसराय आ जाइए तो उसका अलग ही हाल है। तो ये जो अमीरी और गरीबी या ऊंच और नीच का जो खाई है, ये आज से नहीं है, ये तब भी था। कुछ शहर बहुत ही लाजवाब अवस्था में मिले हैं, बहुत ही उन्नत अवस्था में मिले हैं, तो कुछ बिल्कुल निचले पायदान पर थे, जैसे हम लोग कालीगंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। जो घर बनाए जाते थे वो मुख्यतः ईंटों से, और ईंट भी इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एक महान उपलब्धि कहा जाएगा, यानी कि ईंट, मिट्टी को पका करके वो लोग ईंट का निर्माण करते थे। और गाड़ा के रूप में, जैसे हम लोग सीमेंट बालू का इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ा के रूप में ये लोग मिट्टी और जिप्सम का इस्तेमाल करते थे और उससे ये लोग घर बनाते थे। तो ये आपका मोटा मोटी नगर नियोजन है, जिसको हम लोग दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। अब नगर नियोजन में कुछ बातें और हैं जिसको हम लोग दिमाग में ले लें। इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या और जो अन्य हड़प्पा कालीन नगर हैं, ये दो भाग में बटे हुए होते थे, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो होता था अपेक्षाकृत छोटा और ऊंचे जगह पर होता था, और इसमें जो सम्भ्रांत कुलीन लोग, उस समय के सम्भ्रांत कुलीन लोग या प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले लोग, उस तरीके के जो पुरोहित होते होंगे या राजा टाइप के लोग होते होंगे, उनके लिए होता था। और एक पूर्वी टीला होता था जो कि पूरा बड़ा होता था, और इसमें श्रमिक, किसान, छोटे व्यापारी, मजदूर, ये सारे के सारे तबका का जो रहने का जगह होता था वो नीचे में होता था। पश्चिमी जो होता था उसकी किलेबंदी की गई होती थी और पूर्वी का किलेबंदी नहीं की गई होती थी। इसके तहत हम लोग देखेंगे, जैसे कालीबंगा में देखेंगे तो कालीबंगा में ऐसा कुछ नहीं मिला है। धौलावीरा है, धौलावीरा यानी कि कालीबंगा में दोनों का दोनों प्राचीर से घिरा हुआ है। आप जब धौलावीरा में आएंगे तो धौलावीरा को 3 पार्ट में, जैसे अमूमन और जितने भी शहर हैं वो 2 पार्ट में हैं, लेकिन यहाँ पर में पूरा का पूरा ये धौलावीरा है, ये 3 पार्ट में है। इसी तरीके से लोथल को देखेंगे तो लोथल की दूसरी कहानी है। तो इस तरीके से इसका नगर नियोजन और नगर नियोजन में ये तमाम पहलू हैं जिसको कि हम लोग स्मरण में रखने की कोशिश करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे। अब नगर नियोजन के बाद लिपि और इसमें नगर आयोजन की तरफ लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग नहीं मिले हैं, यानी कि वो दोनों एक ही लक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। कालीबंगा में दोनों यानी कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों के लिए किलेबंदी की गई है। धौलावीरा के लिए हमने आपको बताया कि धौलावीरा को 3 अमूमन 2 खंड में ये बटा हुआ था जितने भी इसके नगर थे, लेकिन जो धौलावीरा था ये 3 खंड 3 इकाइयों में बटा हुआ था। अब हम लोग लिपि पे आते हैं, लिपि को कर लेते हैं। लिपि जिसको हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे हिंदी के लिए जो आपका देवनागरी है, या फिर अंग्रेजी के लिए रोमन है, या और जितने भी स्क्रिप्ट आते हैं, तो इसके हिसाब से हमने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि इस काल के लिए
लेखन सामग्री है, यानी कि इस काल के लोग लेखन सामग्री का इस्तेमाल किया करते थे। वो जानते थे कि वो क्या लिख रहे हैं। उस समय के लोग ये समझते थे कि ये जो लिखा हुआ, अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वह लिखा हुआ क्या है। लेकिन हम लोग आज तक इनके द्वारा जो गढ़ा हुआ स्क्रिप्ट था उसको पढ़ने में आज तक कामयाब नहीं हो सके हैं। आज तक पढ़ने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है, इसके लिए कोई भी द्विभाषिक लेख नहीं मिला है। द्विभाषिक लेख अर्थात जो हड़प्पा काल में जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था और उसमें जो बातें कही गई थी, सेम उसी तरह की बातें किसी उसके अन्य समकालिक जो सभ्यताएं थीं या जगह थे उसके अभिलेख में उसको नहीं पाया गया है। जैसे कि मेसोपोटामिया में अगर पा लिया जाता या मिस्र में पा लिया जाता या कहीं भी पा लिया जाता तो शायद पढ़ने में उसको आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए आज तक हम लोग इसको पढ़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। हमारे भाषाविद अभी भी लगातार मतलब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। अब जैसे कि हम लोगों के पास जितने भी जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी वाले में, तो इसमें कितने थे? इसमें कहा जाता है कि 64 मूल चिन्ह था। 64 मूल चिन्ह था और 400 अक्षर था। 64 मूल चिन्ह था, आप लोग याद रखेंगे। 64 मूल चिन्ह था और 400 के आसपास, लगभग 250 से लेके 400 कहा जाता है। 250 से लेके 400 तक अक्षर। ये जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक भाव मतलब हम लोग जिससे किसी बात को समझते हैं, और चित्रात्मक पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर से। जैसे ये लोग मछली या फिर इसी तरीके से अन्य कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा इसका इस्तेमाल करते थे समझने के लिए, और उससे ये लोग अपना अंदाज़ा लगाते थे कि इसका मतलब ये, और हम लोग फटाक समझते होंगे कि वो जो लिखा हुआ उससे क्या मतलब है। हम लोगों को मोटा मोटी इतना समझना है अभी कि 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 अक्षर थे। सर्वाधिक जो इस्तेमाल किया गया है वह मछली का किया गया है और अंग्रेजी के यू जैसे अक्षर का सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपका लिपि है। फिर वही समस्या है, वीडियो लंबा चला जाएगा। हम लोग पतन और सिंधु सभ्यता के जो और महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनकी कब खोज की गई या जितना भी कुछ होगा बचा हुआ, अब अगला वीडियो में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हमने कहा था कि 5-6 वीडियो, लेकिन अच्छा है कि 4 वीडियो में ही हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, जो कि ज़रूरी भी है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।